मिल्वॉकी का नरभक्षी, जिसमें मृत्यु प्रेम, नरभक्षण और अपनी पीड़ितों के शरीर के अंगों का स्थायी संरक्षण था, जेफरी डेमर ने लगभग सब कुछ हासिल कर लिया था, अगर वह एक पीड़ित के भाग जाने से नहीं होता। डेमर आमतौर पर मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी युवा पुरुषों और लड़कों को अपने अपार्टमेंट में वापस लाने के लिए आकर्षित करता था, जहां वह उनकी पेय में ड्रग्स डालता था। इसके बाद वह उनके साथ जो चाहता था करता था। अपने पीड़ितों को मारने के बाद वह उनके शरीर के टुकड़े कर देता और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे खोपड़ी, हाथ और झन्नांग अपने पास रखता था और कुछ अंगों को खाता भी था। इसके अलावा उसने कुछ पीड़ितों पर उन्हें एक प्रकार की झोंबी अवस्था में डालने की उम्मीद करते हुए अलग अलग प्रयोग करने की कोशिश की, एक ड्रिल और हानिकारक रसायनों का उपयोग करके, यह सोचते हुए कि इससे वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। कुल मिलाकर यह दिलचस्प है क्योंकि डाहमर को 15 पुरुषों और बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, भले ही उसने अधिक हत्याओं को कबूल किया। शायद सबसे बुरा यह है कि संख्या कम हो सकती थी, क्योंकि उसके पीड़ितों में से एक, लॉस एंजल्स का एक नाबालिग लड़का, उसके घर से भागने में कामयाब रहा, यहां तक कि जब डाहमर ने उसके सिर में एक छेद कर दिया था। पुलिस डाहमर के घर वापस आई जब उसने झूठ बोला कि वो उसका नशे में धुत प्रेमी था। 1991 में डाहमर को पकड़ा गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उसकी जिंदगी एक दुखद अंत तक पहुंची जब एक कैदी ने उसे मौत तक पीट दिया। जैक द रिपर, जिसकी 5 पीड़िताएं थीं और 5 गले लगभग सर्जिकल सटीकता से काटे गए थे। जैक द रिपर के पीड़ितों की संख्या अन्य सीरियल किलर की तुलना में इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने एक काम किया जो बाकी नहीं कर सके, भाग निकलना। प्रसिद्ध हत्याएं 1888 में लंदन के गरीब व्हाइट चैपल जिले में हुई थीं, जहां पीड़ित बूढ़ी वेश्याएं थीं, जिन्हें शायद उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया था, लेकिन उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें मरने के लिए भुगतान किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने लायक है वह यह है कि इन दिनों के विपरीत, जब हत्याएं हर जगह होती, सोशल मीडिया पर या समाचारों में, 19वीं सदी में हर किसी को घूमने वाली अफवाहों या अखबार पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे सब कुछ बहुत बुरा और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। यहां तक कि एक प्रकार की किंवदंती भी बन जाती थी। अखबारों में लिखा था कि कैसे रिपर अपने पीड़ितों के आंतरिक अंगों को निकाल लेता था, सब कुछ सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखते हुए। उस समय मानव शरीर रचना जैसे विषयों की शिक्षा केवल समाज के सबसे धनी लोगों के लिए ही सुरक्षित थी, जिसका मतलब था कि जनता को लगता था कि उनके पास न केवल एक हत्यारा है बल्कि एक प्रतिभाशाली और संभवतः काफी धनी व्यक्ति भी है। 1888 में पहला शव मिलने के बाद और भी शव आने लगे। आप उस समय की स्थिति में हर किसी के डर की कल्पना कर सकते हैं। अफवाह थी कि वह एक पिशाच हो सकता था जो पीड़ितों का खून पीता था, या वह एक प्रकार की बदला लेने वाली आत्मा थी जो आपको मार देती थी अगर आप समाज में अनैतिक व्यक्ति थे, जिसमें अधिकांश पीड़ित गरीब वेश्याएं थीं जो महीने के अंत तक पहुंचने के लिए इस जीवन को जीने के लिए मजबूर थीं। उस समय के अधिकांश अधिकारी सोचते थे कि वे इसके हकदार थे और शायद ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय की गहन जांच और वर्षों से प्रस्तावित कई संदिग्धों के बावजूद जैक द रिपर की पहचान आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है, टेड बंडी। पहली नजर में कई सीरियल किलर की तरह कहा जाता था कि टेड बंडी एक आकर्षक और करिश्माई व्यक्ति था। बंडी लगभग हमेशा अपने करिश्मे का उपयोग अगली शिकार का भरोसा जीतने के लिए करता था। बंडी बातचीत में अच्छा था और अच्छा लगता था, जिससे लोग उस पर विश्वास करते थे। यह जाहिर है केवल एक चाल थी ताकि उसके लिए एक नई शिकार ढूंढना बहुत आसान हो सके। लगभग 4 वर्षों तक उसने 30 से अधिक हत्याएं की बिना किसी को संदेह हुए, क्योंकि वह कथित रूप से बहुत ही सुखद था। 1974 से 1978 तक बंडी ने कई राज्यों में हत्याओं की एक लहर चलाई, मुख्य रूप से युवा महिलाओं और लड़कियों पर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने शिकारों को एक प्राधिकरण की छवि बनाकर या मदद की जरूरत का नाटक कर आकर्षित करता था, ऐसी चीजों का उपयोग करते हुए जैसे चोटिल होने का नाटक करना और बैसाखियों या पट्टी का उपयोग करना, ताकि वे शिकारों को उसकी मदद करने के लिए प्रभावित कर सके। इससे न केवल वह कम खतरनाक दिखता था, बल्कि यह भी एक बड़ा अवसर प्रदान करता था कि उन्हें अपने वाहन के पास लाए और फिर उन पर क्रूरता से हमला कर उनका हत्या कर दे। उसकी हत्या के तरीके विशेष रूप से भयानक थे, क्योंकि वह अक्सर हत्या के स्थानों पर वापस जाकर शवों के साथ यौन संबंध करता था। सबसे बुरा यह था कि उसने अपनी कम से कम 12 पीड़ितों के सिर काट दिए और उनकी सिर काटी हुई यादों को अपने अपराध डायरी के स्टाइल में याद रखने के लिए रखा, लेकिन सिरों के साथ। हालांकि उसने बार बार इन हत्याओं को अंजाम दिया, बंडी वर्षों तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि वह समाज में घुल मिल सकता था। जब वह एक सामूहिक हत्यारा था, वह बाहर से एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता था। वह महिलाओं के साथ बाहर जाता था, उसका एक काम था, और वह सामाजिक रूप से अजीब नहीं था।
फ्लोरिडा में अपने संभावित मुकदमे के दौरान बंडी ने खुद को अपना वकील बना लिया और खुद को अश्लीलता और अव्यवस्थित पारिवारिक जीवन का शिकार दिखाने की कोशिश की। हालांकि उसके खिलाफ सबूत भारी थे और आखिरकार उसे दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जोडियाक किलर वह एक हत्यारा था जो केवल इसे करने के लिए नहीं बल्कि इसके साथ आने वाले मीडिया ध्यान के लिए मारता था। उसके लिए दिन के अंत में सब कुछ केवल पकड़म पकड़ाई का खेल था। ऐसा लगता था कि वह इस खेल का विचार पसंद करता था जो उसके और पुलिस के बीच था, और वह जो डर पैदा करता था उसका आनंद लेता था। वह पुलिस और मीडिया को बहुत विस्तार से पत्र भेजता था जिसमें हत्याओं के बारे में ऐसी जानकारी होती थी जो केवल हत्यारा ही जान सकता था। वह पुलिस का मजाक उड़ाने के लिए गुप्त कोड के साथ पत्र भी भेजता था, यह कहते हुए कि अगर वे इसे हल कर लें तो वे जान सकते हैं कि वह कौन है। जोडियाक हत्याकांड वेनिस कैलिफोर्निया में प्रेमियों की गली में 2 किशोरों की गोलीबारी से शुरू हुए। दिसंबर 1968 आने वाले साल के दौरान उसने कई और पीड़ितों का दावा किया, संदेशों के माध्यम से अधिकारियों को चकमा दिया, युवा जोड़ों को शांत स्थानों पर शिकार बनाना और ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस को सावधानी पूर्वक योजना बनाना। कई संभावित संदिग्धों की गहन जांच के बावजूद केवल डीएनए सबूत विभिन्न संदिग्धों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन कभी भी पहचाना नहीं गया। उसकी प्रसिद्ध चिट्ठियों में दावा किया गया कि उसने 30 लोगों की हत्या की थी। हालांकि अधिकारियों केवल 5 पुष्टि हत्याओं से उसे जोड़ सके। जोकर हत्यारा जॉन वाई ने गैसी पोगो जोकर होगा सामुदायिक कार्यक्रमों, स्थानीय और चैरिटी कार्यों के दौरान, लेकिन निजी तौर पर वह सामूहिक हत्यारा होगा जिसने नॉरवुड पार्क इलिनॉइस के नगर में अपने घर में 33 युवाओं की हत्या की। 1972 से 1978 के बीच गैसी ने सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों का विज्ञापन करने के बाद कम से कम 33 युवा और बच्चों को अपने घर में आकर्षित किया। एक बार अंदर जाने के बाद वह उन्हें मारने से पहले उनका यौन शोषण करता था। उनकी हत्या की धारा 1978 में समाप्त हो गई जब पुलिस ने उनके घर के नीचे और आसपास के क्षेत्र में दफन किए गए मानव अवशेषों की एक महत्वपूर्ण संख्या की खोज की। बर्फ का पहाड़ और भी गहरा था क्योंकि जांच से पता चला कि वह अपने अपराधों को सावधानीपूर्वक डायरी में दर्ज कर रहा था और अपने पिछले पीड़ितों की यादें संजो रहा था। यह सब उसके लिए सिर्फ एक खेल था और कहा जाता है कि इससे उसे बहुत खुशी मिली। 1980 में गैसी को 33 हत्याओं का दोषी ठहराया गया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। लेकिन भले ही उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, उसके आखिरी शब्द थे, मेरे पीछे का हिस्सा चूमो। चार्ल्स मैनसन मूल रूप से एक पंथ नेता थे जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में मैनसन परिवार के नाम से एक संप्रदाय का गठन किया जिसने अपनी विचारधाराओं और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण मुख्य रूप से युवा महिलाओं के एक समर्पित समूह को आकर्षित किया। उन्होंने एक बहुत ही अंधेरी फिलॉसफी का प्रचार किया जिसमें एक नस्लीय युद्ध शुरू करने का विचार शामिल था जिसे हेल्टर स्केल्टर कहा जाता था, जिसका मकसद मशहूर हस्तियों के खिलाफ हत्या करना और विशेष काले गिरोहों को दोष देना था। अगस्त 1969 में मैनसन के आदेश पर उसके पंथ के सदस्यों ने गर्भवती अभिनेत्री शेरोन टेट का लॉस एंजेलिस में उनके घर पर अन्य 4 लोगों के साथ हत्या कर दी। अगली रात उन्होंने लैनो और रोजमेरी लाबियानका की उनके घर में हत्या कर दी। खून से लिखे संदेश छोड़कर कहा, सुअर मरें। पुलिस वालों को गिरोहों द्वारा किए गए अपराध के रूप में दिखाने के लिए उन्हें सुअर कहकर संदर्भित करना। मैनसन ने खुद शारीरिक रूप से हत्याएं नहीं की बल्कि अपने अनुयायियों को उनके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी उन्हें हत्या की साजिश के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। प्लेन्सफील्ड का कसाई एड गीन ने प्लेन्सफील्ड विस्कॉन्सिन के छोटे से गांव में अपने परिवार के खेत में अपनी सख्त मां के साथ एकांत जीवन जिया। 1945 में उसकी मां की मृत्यु के बाद गीन की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ गई जो उसे नेक्रोफिलिया, कब्र की चोरी और अंततः हत्या के अंधेरे रास्ते पर ले गई। 12 साल बाद 1957 में जब स्थानीय अधिकारियों ने एक स्थानीय महिला की गुमशुदगी की जांच की, उन्हें उसकी संपत्ति की तलाशी लेनी पड़ी और किसान का शांत घर हत्या के इतिहास की सबसे भयानक चीजों में से एक साबित हुआ। गीन ने मानव त्वचा और शरीर के अंगों का उपयोग करके घर के सामान और कपड़े बनाए थे जिसमें खोपड़ी को कटोरे और मानव त्वचा के फर्नीचर के रूप में उपयोग किया गया था। एक अतिरिक्त जांच से पता चला कि गीन ने स्थानीय कब्रिस्तानों से कई शव निकाले थे, शरीर के अंगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिवंगत मां के प्रति अजीब जुनून में संरक्षित किया।
यह जुनून अंततः 2 महिलाओं की हत्या की ओर ले गया, जिनके शव उनकी संपत्ति पर विकृत और टुकड़े टुकड़े किए हुए पाए गए। अंततः गीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया और वह कानूनी रूप से पागल घोषित कर दिया गया। हालांकि उनके अपराध इतने विचलित करने वाले थे कि साइको और टेक्सास चेनसॉ मास्टर जैसी हॉरर फिल्में वास्तव में इस पागल कहानी पर आधारित बनाई गईं। रात का शिकारी। 1984 के जून माह में कैलिफोर्निया के पूरे इलाके में घुसपैठ, बलात्कार और हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। हत्या के तरीके खासकर से अत्यधिक क्रूर थे, क्योंकि घरों में देर रात घुसकर पीड़ितों को बेरहमी से पीटा जाता था और अक्सर शैतानी अनुष्ठान किए जाते थे जब वे हत्या के कगार पर होते थे। पुलिस को अच्छी तरह से पता था कि वे एक पागल व्यक्ति से निपट रहे थे जो हर रात अपनी शिकार को खोजता था, और जो उसे नाइट स्टॉकर का उपनाम दिलाता था वह यह था कि वह हमेशा अपराध स्थलों पर शैतानी प्रतीकों को छोड़ जाया करता था। उसके अपराध केवल हत्या नहीं थे, बल्कि अत्यधिक हिंसा, क्रूरता और अपनी शिकार के प्रति कोई भी पछतावा या सहानुभूति की कमी भी थी। पीड़ितों के कुछ शरीरों में देखा गया कि वे लंबे समय तक यातना के कृत्यों में शामिल थे। उसमें बहुत शारीरिक दर्द और मानसिक पीड़ा दी गई। इस मामले में यह काफी स्पष्ट था कि हत्यारा बस यातना का आनंद उठाता था। और ध्यान दें, क्योंकि नाइट स्टॉकर की खोज कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे बड़े मानव शिकारों में से एक बन गई, जिसमें 200 से अधिक जासूस इस मामले पर काम कर रहे थे। अगस्त 1985 में हत्यारे को पूर्वी लॉस एंजलिस में निवासियों के एक समूह द्वारा पहचाना और पीटा गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार रिचर्ड रामिरेज, रात का शिकारी, पकड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे के दौरान रामिरेज ने अपनी रात के शिकारी की छवि अपनाई, अक्सर कैमरों की ओर पेंटाग्राम दिखाते हुए और पीड़ितों के परिवारों का मजाक उड़ाते हुए। और इससे भी अधिक पागलपन की बात, 1989 में रिचर्ड रामिरेज के मुकदमे के दौरान एक जूरी सदस्य फिलिस सिंगलटेरी की अचानक मृत्यु हो गई। सिंगलटेरी को उनके अपार्टमेंट में मृत पाया गया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु शराब और नुस्खे की दवाओं के घातक संयोजन के कारण हुई थी, विशेष रूप से वैलियम और कोडीन। यह दिलचस्प है कि सिंगलटेरी की मृत्यु रामिरेज के मुकदमे की सजा के चरण के दौरान हुई थी, और इस वजह से उस समय कई लोगों ने सोचा कि रामिरेज ने ही मौत का कारण बना। अंततः रामिरेज को 14 हत्या के आरोपों, 5 हत्या के प्रयासों, 11 बलात्कार और 14 डकैती के आरोपों में दोषी ठहराया गया। रोस्तोव का सीरियल किलर। आंशिक रूप से जांचकर्ताओं की अक्षमता और उस समय के आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों की कमी के कारण रोस्तोव का सीरियल किलर 1973 और 1990 के बीच रोस्तोव, शख्त्य और नोवोचेरकास्क के रूसी शहरों में कम से कम 53 महिलाओं और बच्चों का बलात्कार, हत्या और अंग भंग करने में सक्षम हो गया। उसके पीड़ितों की उम्र 7 से 36 साल के बीच थी, और अक्सर वह हत्याओं के बाद नेक्रोफिलिया और नरभक्षण का अभ्यास करता था। आंद्रे चिकातिलो कमजोर व्यक्तियों का फायदा उठाता था, उनकी विश्वास या निराशा का शोषण करता था। अक्सर वह बस स्टेशनों, ट्रेन स्टेशनों, बाजारों या पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अपने पीड़ितों के पास जाता था, उन्हें धन, भोजन या मदद की पेशकश करता था। वह एक दोस्ताना और मददगार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होता था। अपनी पीड़िताओं का विश्वास जीतते हुए उन्हें उन जगहों पर ले जाता था जहां वह बिना रोक टोक के अपने भयावह कृत्यों को अंजाम दे सकता था। चिकाटिलो अक्सर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही महिलाओं या जिन्हें मदद की जरूरत थी को वित्तीय सहायता या मदद का वादा भी करता था। वास्तव में 1980 के दशक के दौरान सोवियत संघ रहने के लिए एक बुरा स्थान था और पीड़ित हताश थे। वह ऐसा करने के बाद उन्हें छुरा घोंपने और अंग भंग जैसे हिंसक कृत्यों के अधीन करता था, यहां तक कि उनकी जीभ और शरीर के अन्य हिस्सों को काटता था। सोवियत अधिकारियों की जांच के बावजूद चिकाटिलो 1 दशक से अधिक समय तक फरार रहा। 1990 में जब एक नियमित दस्तावेज जांच ने उसके हत्याओं से जुड़े होने का खुलासा किया, तब उसकी हत्या की लहर आखिरकार समाप्त हो गई जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने मुकदमे के दौरान चिकातिलो ने हत्याओं को स्वीकार किया और हिंसा और अंग भंग से मिलने वाले आनंद का भयावह विवरण दिया। आखिरकार उसे 52 हत्याओं का दोषी ठहराया गया और 1994 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और यह दूसरा बहुत ही दिलचस्प वीडियो देखें जो आपको पसंद आएगा।